हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल डीप सी। मेरा नाम है मुशाहिद खान और आज हम लोग एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिप्रेशन। आजकल की यूथ और ये जो जनरेशन है ये इस डिसऑर्डर से बहुत ज़्यादा जूझ रही है। कभी रिलेशनशिप्स के इश्यूज होते हैं, कभी फैमिली में इश्यूज होते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के बारे में थोड़ा और आगे जानेंगे। हमारे साथ जो हमारे बहुत एक ख़ास गेस्ट हैं, डॉक्टर अली अब्बास, वो इस चीज़ के बारे में आपको थोड़ा सा और बताएंगे। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। क्या आपको मिलवाते हैं। तो वेलकम बैक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप हमारे आपने अपने बिजी टाइम से आप हमें वक्त दे रहे हैं इतना। So thank you so much, guys. I am very thankful to Mushahid sir. He is he has a very busy schedule and he is a professor in an engineering college. तो अपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाल के आज हम लोग पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मुशाहिद सर का कि उन्होंने इतना कीमती टाइम निकाल के हम लोगों को इतने मतलब सेंसिटिव इशू पे बात करने के लिए हाँ सर अपना वक्त दे रहे हैं। सो एक्चुअली डिप्रेशन ये एक बहुत सेंसिटिव इशू है आजकल की जो यूथ है। दैट इज मुझे लगता है कि इस टाइम 90% यूथ जो है वो क्लिनिकल डिप्रेशन से जूझ रही है। निम्हांस इंडिया की सबसे बड़ी साइकेट्रिक बॉडी है, उसका डेटा है कि आज इंडिया में अप्रॉक्स 75% लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं और 95% लोगों की ज़िंदगी में एपिसोड आता है। हालांकि जो डेटा है वो 100% का है, लेकिन मैं 5% का गैप छोड़ रहा हूँ। उसका रीज़न है कि कुछ लोग जो मतलब मेडिकल कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ काउंसलर्स हैं या जिन लोगों को डिप्रेशन हैंडलिंग की टेक्निक्स पता है, तो उनके लिए मैं 5% का गैप छोड़ रहा हूँ। बट 100% लोगों की ज़िंदगी में कभी ना कभी डिप्रेशन का एपिसोड आता है। अब बेसिकली लोग मुझसे पूछते हैं कि जो डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं वो क्या हैं, हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि डिप्रेशन क्या है। तो डिप्रेशन के जो बेसिकली सिम्टम्स हैं उसमें जो पहला सिम्टम आता है दैट इज सैडनेस। अगर किसी इंडिविजुअल को विदाउट एनी रीजन सैडनेस महसूस हो रही है और कोई इंसान जो है वो बिना किसी कारण के सैडनेस महसूस कर रहा है और लॉन्ग टाइम तक सैडनेस महसूस कर रहा है तो डिप्रेशन का पहला सिम्टम है। दूसरा सिम्टम है इरिटेबिलिटी, यानी इंसान इरिटेशन फील कर रहा है। आपने देखा होगा आजकल पढ़ाई की वजह से बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं, पेरेंट्स से झगड़ने लगते हैं, बात बात पे गुस्सा करने लगते हैं। तो इरिटेशन इरिटेशन जो है ये डिप्रेशन का दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम है। और जितनी जल्दी हम लोग अर्ली स्टेज में इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे उतना अच्छा है। हम लोग उतनी जल्दी इसको क्योर कर सकते हैं और उतनी जल्दी हम लोग डिप्रेशन से फाइट कर सकते हैं। और बेसिकली इसका जो ट्रीटमेंट है वो आसान होता है अर्ली स्टेज में। तीसरा सिम्टम होता है इसका फीलिंग ऑफ गिल्ट। कई बार लोगों के ज़िंदगी में, लोगों की लाइफ में फीलिंग ऑफ गिल्ट आ जाती है कि यार मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ कर नहीं पाया। कोई मदर सोच सकती है कि मैं अपनी एक अच्छी माँ नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ इतना कर नहीं पाई। एक फादर सोच सकते हैं कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ इतना नहीं कर पाया। तो फीलिंग ऑफ गिल्ट अगर लॉन्ग टाइम तक फीलिंग ऑफ गिल्ट आ रही है किसी इंसान के मन में तो ये भी डिप्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसके अलावा निगेटिव थॉट्स, अगर किसी इंसान के मन में लगातार निगेटिव थॉट्स चल रही हैं तो ये भी डिप्रेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। इसकी वजह से कई बार इंसोम्निया हो जाता है। इंसोम्निया का मतलब है नींद नहीं आ रही। पेशेंट जो है वो मतलब बेड पे लेट के करवटें बदलते रहते हैं, तो नींद नहीं आ रही, स्लीप डिस्टर्बेंस, तो बेसिकली स्लीप हाइजीन में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इंसोम्निया नेगेटिव थॉट्स की वजह से हम लोग के अंदर मतलब जन्म लेता है और ये डिप्रेशन से जुड़ा हुआ हो सकता है। इसके अलावा एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मतलब डिप्रेशन के पेशेंट में देखी जाती है वो है सुसाइडल थॉट्स। कई बार सेल्फ डिस्ट्रक्टिव थॉट्स और सुसाइडल थॉट्स अगर पेशेंट के मन में आ रही है तो ये डिप्रेशन का सबसे अलार्मिंग सिचुएशन है और इस सिचुएशन को कभी कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि सुसाइडल थॉट्स अगर इंसान के मन में आ रही हैं तो ये जो है ये कभी भी इंसान सुसाइड कर सकता है। और बेसिकली जिन लोगों ने सुसाइड की है तो उसमें उनमें देखा गया है कि उनमें या तो कभी ना कभी क्लिनिकल डिप्रेशन था या उन्होंने किसी इंसान से थॉट शेयर की थी कि मैं सुसाइड करने वाला हूँ। तो आजकल की यूथ जो मतलब इमोशनली इतनी ज़्यादा वीक है, हम लोग ईक्यू के बारे में मतलब इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं है। हमें हालांकि जब हम लोग स्कूलिंग में होते हैं तो आईक्यू के साथ साथ ईक्यू भी पढ़ाना चाहिए। ईक्यू का ऐसा टॉपिक है कि ईक्यू की भी एक प्रॉपर एजुकेशन इंसान को होनी चाहिए। तो ईक्यू में हम लोग इतना ज़्यादा वीक हैं, हमारा इमोशनल क्वोशंट इतना ज़्यादा वीक है कि उसकी वजह से आजकल जो आप मतलब स्टूडेंट्स देखेंगे वो छोटी छोटी बात पे अगर मार्क्स कम आ गए तो सुसाइड कर लेंगे। किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाए, किसी सेमेस्टर में बैक आ गई तो उसकी वजह से सुसाइड कर लेंगे।
दिल्ली में जो मुखर्जी नगर है वो सुसाइड का हब है। आप लोग मतलब रोज हम लोग देखते हैं कि एक नए केसेस सुसाइड के मतलब डेली हमें सुनने के लिए मिल जाते हैं। तो हमारे जो इमोशंस है, इतने ज़्यादा इमोशनली वीक अगर कोई इंसान है तो उसके डिप्रेशन में जाने के ज़्यादा चांसेस हैं। कोई इंसान अगर इंट्रोवर्ट है, अपने एक्सप्रेशंस को खुल के लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, तो ये भी मतलब एक बहुत बड़ा सिम्टम है कि वो इंसान जो है वो डिप्रेशन में हो सकता है। तो दीज आर द सिम्टम्स जिनके बारे में हम लोग मतलब हमें लगता है कि सोसाइटी को अवेयर होना चाहिए। और अगर आपके आसपास कोई ऐसा बंदा है जिसके अंदर ये सारे सिम्टम्स हैं, कि उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस है, कई बार वेट वेट में रिडक्शन हो जाता है, वेट में मतलब चेंजेस आ जाते हैं, कई बार वेट बढ़ भी जाता है। जो मतलब गर्ल्स होती हैं वो जब डिप्रेशन में होती हैं तो उनका मीठा खाने का ज़्यादा मन करता है, स्वीट टूथ जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसकी वजह से वेट चेंजेस। और कई बार लॉस ऑफ एपेटाइट, कई बार भूख नहीं लगती डिप्रेशन में इंसान को। तो अगर आपकी मतलब खाने पीने की आदतों में बदलाव हुआ है, या फिर आप मतलब नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया है, या नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा आ रहे हैं, सुसाइडल या डिस्ट्रक्टिव थॉट्स आ रहे हैं, तो फिर ये डिप्रेशन के बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम्स हैं, इनको कभी भी नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने हमें डिप्रेशन के सिम्टम्स के बारे में बताया, और जो कि ये आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है आजकल की इसमें। अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि आप ये बताइए, डिप्रेशन के कारण क्या-क्या हो सकते हैं? डिप्रेशन क्यों हो सकता है? क्या-क्या कॉजेज़ हो सकते हैं इसके डिप्रेशन होने के? क्योंकि आजकल की यूथ इतना ज़्यादा, जैसे आपने बताया कि एग्ज़ाम में कम मार्क्स आ गए, उसको लेकर ही परेशान हो जाते हैं, वो डिप्रेस हो जाते हैं कि पता नहीं फैमिली वाले क्या सोचेंगे, मम्मा क्या सोचेंगी, फादर मेरे क्या सोचेंगे। तो उसके और क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं कि डिप्रेशन इतना ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है? एक डिसऑर्डर बाद में जो जैसा कि आप बता रहे थे कि बीमारी बन जाता है बाद में। तो थैंक इसके यू सो मच सर फॉर दिस वंडरफुल क्वेश्चन। एक्चुअली जो डिप्रेशन के कॉजेज हैं उनमें जो सबसे पहला कॉज है दैट इज जेनेटिक टेंडेंसी। हुँ, अगर किसी इंडिविजुअल के पेरेंट्स ने हुँ, मतलब पेरेंट्स में फादर या मदर किसी एक को कभी डिप्रेशन डिटेक्ट हुआ है, तो उनके चाइल्ड में या उनके जो ऑफस्प्रिंग्स हैं उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरा है कि आपका एटमॉस्फेयर, हुँ, आपके एटमॉस्फेयर में अगर कोई ऐसी मतलब आप किसी नेगेटिव एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर रहे हैं, फैमिली मेंबर में कोई इंसान जो है वो बार बार आपको ताने देता है कि तुम ये नहीं कर पा रहे, ये नहीं कर पा रहे, नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा सुनने को मिलते हैं, तो वो भी डिप्रेशन का एक कॉज हो सकता है। तीसरा कॉज है कि अचानक सडनली मतलब ये देखा गया है कि हस्बैंड वाइफ में डाइवोर्स के बाद कोई ऐसी लाइफ में कोई ऐसा स्ट्रेसर है कि फॉर एग्जांपल हस्बैंड का या वाइफ का डाइवोर्स हुआ है, तो उनमें डिप्रेशन डिटेक्ट किया जाता है बेसिकली। या फिर कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा ट्रिगर, जैसे स्टूडेंट्स में कई बार मार्क्स कमाने के बाद, या फिर मतलब स्टडी में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं चल रही, या कोई सडन किसी आपने मतलब अपने किसी रिलेटिव को खो दिया, सडन लॉस ऑफ योर डियर वंस, किसी आपके मतलब किसी लव्ड वंस की या किसी डियर वंस की अचानक डेथ हो जाती है, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों में डिप्रेशन डिटेक्ट होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जितना अर्ली स्टेज में आप लोग इसको डिटेक्ट कर लेंगे, तो इसके ट्रीटमेंट के चांसेस ज़्यादा आसान होते हैं, ट्रीटमेंट ऑप्शंस इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। बट अगर डिप्रेशन बहुत लंबे टाइम तक चलता जाता है, बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो फिर साइकेट्रिस्ट को भी ज़्यादा कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स यूज़ करने पड़ते हैं, जिनका साइड इफेक्ट्स भी होता है। तो मैं हमेशा पेशेंट्स को यही राय देता हूँ कि अगर आपको डिप्रेशन का कोई सिम्टम लग रहा है, तो आप बिना मतलब बिना किसी झिझक के or without any hesitation you must consult a psychiatrist, you can consult a psychologist or even a good counselor. गुड काउंसलिंग से भी कई बार डिप्रेशन को रिजॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है। काउंसलिंग में जो सबसे अच्छी इसकी थेरेपी है, तो वो कुछ ही टाइम में, बहुत कम समय में, बहुत कुछ ही हफ्तों में डिप्रेशन को मतलब क्योर करने में बहुत हेल्पफुल है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे जिस तरह से आपने इसके डिप्रेशन के रीज़न्स बताएँ, क्या-क्या रीज़न्स हो सकते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है? शरीर पर भी इसका असर पड़े, जैसे मिसाल के तौर पर फ़ालिस होता है या पैरालिसिस जिसको बोलते हैं। जैसे वो सडन अब आपका आधा बॉडी काम करना बंद कर देता है, या आपका हाथ काम करना बंद कर देता है। तो इस तरह की भी कोई बीमारी है? आप इसके बारे में और बताएँ थोड़ा-सा। वंडरफुल क्वेश्चन। एक्चुअली डिप्रेशन वैसे तो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, बट कई बार इसके बॉडी पे भी इफेक्ट्स देखने के लिए मिलते हैं, इसलिए हम इसको साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर कहते हैं। मीन्स कोई ऐसी मतलब साइकोलॉजिकल बीमारी जिसके बॉडी पे इफेक्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, उसको हम लोग साइकोसोमैटिक बोलते हैं मेडिकल टर्म में। तो डिप्रेशन को एक साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर का दर्जा दिया गया है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में इसके इफेक्ट्स जो हैं बॉडी में सामने आने लगते हैं। तो वो इफेक्ट्स क्या हैं?
उसमें सबसे पहला इफेक्ट है लेथार्जी। अगर कोई इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम से डिप्रेशन में है, तो उसको वीकनेस फील होने लगेगी, उसका किसी काम में मन नहीं लगेगा, वो प्रोक्रेस्टिनेशन ज़्यादा उसको मतलब महसूस होने लगेगा। तो लेथार्जी सबसे पहला। दूसरा मूड स्विंग्स, मूड स्विंग्स हो जाएंगे, उसकी इरिटेशन होने लगेगा उसको छोटी छोटी चीज़ों से। तो ये, अब जैसे आपने पूछा कि क्या इससे पैरालिसिस हो सकता है, तो बिल्कुल, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक क्लिनिकल डिप्रेशन में रहता है, तो उसके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। ब्रेन से कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं, जैसे डोपामीन और इपिनेफ्रिन, नॉन इपिनेफ्रिन। तो इनकी जो फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाती है, और उसकी वजह से बॉडी में इफेक्ट आने लगता है, जैसे हार्ट पाल्पिटेशन बढ़ जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, कई बार स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। तो माइंड में अगर स्ट्रोक हो जाता है तो पैरालिसिस के चांसेस भी हैं, बट ये बहुत रेयर है। ये लेस देन 1% केसेस में ही देखा गया है कि डिप्रेशन के जो लेस देन 1% केसेस हैं उन्हीं में स्ट्रोक का खतरा है। तो बहुत ज़्यादा मतलब इट्स नॉट द मेजर प्रॉब्लम, बट हाँ, कुछ मतलब लेस देन 1% पेशेंट्स में स्ट्रोक का खतरा जो है वो डिप्रेशन की वजह से हो जाता है। तो डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन है कि जैसे डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस, और थर्ड होता है एंग्जाइटी, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? और इसके साथ साथ एक क्वेश्चन और है कि आप डिप्रेस्ड हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, हाउ विल दे हेल्प यू आउट टू सॉर्ट आउट दिस डिसऑर्डर एज वेल? तो उनका क्या मतलब आपकी ज़िंदगी में क्या उनका हेल्प रहेगी जिससे आप इस डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, या फिर आपके दोस्त किस तरह से हेल्प कर सकते हैं सो दैट कि आप बिल्कुल सही हो जाएं? तो ये मेरे दो क्वेश्चन हैं, इनका अगर आप। वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली। तो स्ट्रेस, एंजाइटी एंड डिप्रेशन, जो आपका पहला क्वेश्चन है, स्ट्रेस एंड एंजाइटी एंड डिप्रेशन, तो इसके बारे में एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि स्ट्रेस स्ट्रेस आज सबकी लाइफ में है, और स्ट्रेस किसी भी छोटी मोटी सिचुएशन की वजह से इंसान की लाइफ में आ जाता है। तो स्ट्रेस को बेसिकली, अगर इंसान स्ट्रेस को डिप्रेशन के बीच में डिफरेंस कर रहा है, तो स्ट्रेस हो सकता है कि आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव सिचुएशन हो और स्ट्रेस आ जाए। तो स्ट्रेस 15 मिनट के लिए भी हो सकता है, 1 घंटे के लिए भी हो सकता है, 2 घंटे के लिए भी हो सकता है। लेकिन जब स्ट्रेस लंबे टाइम तक रहता है, तो फिर उसके जो सिम्टम्स हैं वो बॉडी में देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे नेक पेन हो जाता है, कई बार जॉ पेन हो जाता है, कई बार हेडेक हो जाता है, कई बार लेफ्ट हैंड में पेन हो जाता है इंसान की, कई बार चेस्ट पेन हो जाता है, कई बार पाल्पिटेशन होने लगते हैं, कई बार बैक पेन। तो जब ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, तो फिर हम इसको स्ट्रेस की बजाय एंजाइटी का नाम दे देते हैं। यानी जब स्ट्रेस के सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखने लग जाएं, तो फिर हम लोग इसको एंजाइटी का नाम देते हैं। और जब स्ट्रेस फॉर मोर देन 3 मंथ्स कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है, तो फिर हम इसको क्लिनिकल डिप्रेशन का नाम देते हैं। बेसिकली डिप्रेशन जो है वो 2 वीक्स भी अगर किसी को लगातार मतलब स्ट्रेस है, तब भी हम लोग उसको डिप्रेशन बोलते हैं। लेकिन 3 मंथ्स तक अगर लगातार किसी को स्ट्रेस के सिम्टम्स चल रहे हैं, तो हम लोग उसको क्लिनिकल डिप्रेशन बोलते हैं। क्लिनिकल डिप्रेशन का मतलब ये है कि फिर आपको मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है, फिर मेडिकल इंटरवेंशन होना चाहिए, एंड यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, यू मस्ट कंसल्ट अ साइकेट्रिस्ट, यू मस्ट कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट, एंड किसी भी आप मतलब एक मेडिकल प्रोफेशनल की हेल्प ले सकते हैं। तो इसमें बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रेस इंसान की लाइफ में किसी भी स्ट्रेसर की वजह से आ सकता है, किसी भी ट्रिगर की वजह से आ सकता है। लेकिन अगर उसके फिजिकल सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं, तो फिर वो एनजाइटी है, जैसे नींद नहीं आ रही, या इंसोम्निया है, या फिर चेस्ट पेन है, बैक पेन है, जॉ पेन है, हेडेक है, तो फिर वो एनजाइटी है। और अगर ये सिम्टम्स लगातार 3 महीने तक चल रहे हैं, तो फिर ये क्लिनिकल डिप्रेशन है। दूसरा, जैसे कि आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि फैमिली का क्या रोल है इसमें, किसी फैमिली मेंबर का क्या रोल है, तो इसमें एक्चुअली फैमिली मेंबर का बहुत बड़ा रोल है। किसी भी आपके फ्रेंड का, जिससे आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं, आपका कोई भी ऐसा रिलेटिव या आपका कोई फैमिली मेंबर जो आपकी मतलब बेसिकली आपकी प्रॉब्लम को सुन के और आपको सपोर्ट करता है, इमोशनली सपोर्ट करता है, उसका बहुत बड़ा रोल है। और ये लोग, हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शन में भी बोलते हैं कि डिप्रेशन के पेशेंट्स को सोशल एक्टिविटीज ज़्यादा करनी चाहिए, यानी लोगों से मिलना जुलना चाहिए, पार्टीज ज्वाइन करनी चाहिए। और इसके अलावा कई बार मैंने ये भी देखा है कि अगर आपका कोई, फॉर एग्जांपल, कोई फैमिली मेंबर आपके पास नहीं है, तो पेट्स इसमें बहुत हेल्प करते हैं। जो यूएस में मतलब बेसिकली जो डिप्रेशन के पेशेंट्स होते हैं, तो उनको सलाह दी जाती है कि आप किसी पेट्स के साथ रहें, मतलब अकेले बिल्कुल ना रहें, क्योंकि अकेलेपन से डिप्रेशन बढ़ता है, डिप्रेशन की बीमारी बढ़ती है, प्रॉब्लम्स, इसके जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। तो किसी पेट के साथ रहें आप, या कोई भी आपके पास कोई भी मतलब आपका फ्रेंड, कोई आपका मतलब स्पाउस, लाइफ पार्टनर हमेशा आपके साथ रहना चाहिए।
या अगर लाइफ पार्टनर आपके साथ नहीं है तो फिर कोई भी आपका मतलब फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको इमोशनली सपोर्ट कर सके वो आपके साथ होना चाहिए। तो जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमें बताया अभी, स्ट्रेस, देन उसकी सेकंड स्टेज एंग्जाइटी एंड थर्ड स्टेज डिप्रेशन बन जाता है। तो इसी के चलते मैं एक क्वेश्चन और आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसे आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया, मतलब सोशल मीडिया को ही अपनी दुनिया समझती है। सोशल मीडिया के लिए ही, मतलब उनको ऐसा लगता है कि यही हमारी दुनिया है, बस हम इसी में मतलब सिमट के रहने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया कैन बी अ रीज़न फॉर द डिप्रेशन? और अगर है तो उसको हम किस तरह सही कर सकते हैं? अगर एक इंसान की लाइफ में, मैं दूसरा क्वेश्चन आपको पूछ रहा हूँ, अगर एक इंसान डिप्रेस हो जाता है तो उसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं? क्या क्या उसके उपाय रहने वाले हैं? हाँ बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा कि सोशल मीडिया का एक्चुअली इसमें क्या रोल है। तो मैं एक्चुअली बताना चाहूँगा कि इसमें सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। स्क्रीन टाइम आपका जितना ज़्यादा होगा तो उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हो सकता है आप डिप्रेशन के विक्टिम बन जाएं। और बेसिकली सोशल मीडिया पे इंसान जब दूसरों को कोई काम करते देखता है, आगे बढ़ते देखता है, तो उसकी वजह से भी इंसान की लाइफ में डिप्रेशन आता है, क्योंकि इस टाइम कंपटीशन का दौर है। हम लोग अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को जब देखते हैं कि वो लोग मतलब अपनी, किसी इंसान ने अपनी मतलब जॉब का फोटो खींच के डाल दिया या ऑफिस का फोटो डाल दिया, हम लोग देखते हैं कि यार ये इंसान इतनी तरक्की कर रहा है, इतनी प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसकी वजह से भी डिप्रेशन आता है। हालांकि मैं अपने पेशेंट्स को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि आप कभी भी किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। यू आर द यूनिक पर्सन, यू आर द यूनिक पर्सनैलिटी। और अगर आप किसी दूसरे से अपने आप को कंपेयर करेंगे तो डिप्रेशन आएगा ही आएगा। तो कभी भी अपने आप को किसी दूसरे से कंपेयर ना करें। उस वो इंसान किसी और चीज़ के लिए बना है, आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं। तो अपने आप पे फोकस करें। कंपटीशन करना है तो अपने आप से करें। हर दिन अपने आप को इम्प्रूव करें, हर दिन अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करें। सो दिस इज द थिंग। और दूसरे, स्क्रीन टाइम को आप लोग जितना लिमिटेड रखेंगे, कोशिश करेंगे हफ्ते में एक नो फोन डे सेलिब्रेशन करें। एक दिन हफ्ते में ऐसा रखें कि उस दिन आप बोलें कि मैं आज बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, नो फ़ोन डे। आपके जो मैसेजेस हैं वो भी आप कोशिश करिए कि सिर्फ दिन में एक बार पढ़ लीजिए, या किसी अपने फ्रेंड की हेल्प ले लीजिए कि आज मेरे व्हाट्सएप चेक करके बता दो कि मेरे पास क्या क्या मैसेजेस आए हैं। किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प ले लीजिए। बट हफ्ते में एक नो फ़ोन डे ज़रूर होना चाहिए इंसान की लाइफ से। और जब आप सोशल मीडिया से दूरी बनाएंगे तो आपके पास ज़्यादा टाइम होगा अपने आप से बात करने का, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करने का। तो कोशिश करिए नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करें। थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करने से इंसान जो है वो अपने आप को बेटर बना पाता है, बेटर सोच सकता है। तो बेसिकली मैं सब लोगों को ये एडवाइस करता हूँ कि सोशल मीडिया और स्क्रीन टाइम को आप लिमिटेड रखें, और जितना ज़्यादा हो सके तो फ़ोन से दूर रहने की कोशिश करें। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि सोने से 1 घंटा पहले अगर आप अपने फ़ोन को बंद कर दें, या फिर आप जो है वो स्लीप मोड ऑन कर दें, तो ज़्यादा बेटर है। उसकी वजह ये है कि सोने से 1 घंटा पहले जब आप लोग स्क्रीन से दूर रहते हैं तो स्क्रीन से कुछ ऐसे हार्मफुल रेडिएशन निकलते हैं जो हमारे माइंड को मतलब डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उसकी वजह से इंसोम्निया की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। तो सोने से पहले आप लोग अपना स्क्रीन टाइम कम कर दें। 1 घंटा पहले, सोने से 1 घंटा पहले और सोने मतलब उठने के 1 घंटा बाद तक कोशिश करें कि फ़ोन न छुएं। और उसके बाद ही जब 1 घंटे के बाद आप पूरा अपना मतलब अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर लें तभी आप फ़ोन को हाथ लगाएं। सो ये एडवाइस मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को रेकमेंड करता हूँ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेंटेन सम गैप विद द फोन। एंड इसी की वजह से आज चिल्ड्रन भी बहुत सारे, मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे चिल्ड्रन जो हैं वो फ़ोन्स के एडिक्ट हो गए हैं। एडिक्टेड हो, क्योंकि अपने पेरेंट्स को देखते हैं कि हमारे पेरेंट्स जब ज़्यादा फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, हर टाइम फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो उनको भी लगता है कि बहुत कोई अच्छी चीज़ है। तो अगर आप लोग फ़ोन से मतलब दूरी बनाएंगे, फ़ोन को कम यूज़ करेंगे, तो आपके चिल्ड्रन भी वैसे बिहेव करेंगे। सो दिस इज द एडवाइस आई गिव टू ऑल माई पेरेंट्स। तो जैसे आप लोग को इसके क्या क्या डॉक्टर साहब ने आपको एडवाइस दी, इतनी अच्छी एडवाइस दी, मतलब आप 1 घंटा पहले फ़ोन को अगर रख देंगे तो रेडिएशन से बचेंगे। जब रेडिएशन से बचेंगे तो जाहिर सी बात है आपको नींद भी बहुत प्रॉपर तरीके से आप नींद ले पाएंगे। तो थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमें इतना टाइम दिया। एंड जैसे कि सर ने अभी एक एडवाइस दी है कि आप लोग किस तरह से इससे और बच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और ऐसे ही हम आपको मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। मैं जाते जाते एक बात और बोल देता हूँ कि कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी इस केस में बहुत हेल्प करती है। तो बेसिकली जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको मैं एडवाइस देता हूँ कि आप लोग कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी से इस केस में बहुत हेल्प मिलती है।
और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहिद सर का कि उन्होंने अपने बिजी स्केड्यूल से इतना वक्त निकाला हम लोगों से बात करने के लिए और इतने सेंसिटिव इशू पे आप लोगों को अवेयर करने के लिए। तो हम लोग ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे और अगर आप लोगों का सपोर्ट और लाइक्स हम लोग को मिलते रहेंगे तो हम लोग और कोशिश करेंगे हम लोग और ज़्यादा इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं और भी हेल्थ केयर और भी दूसरे हेल्थ टॉपिक्स पर हम लोग वीडियो बनाएंगे। सो आई थिंक दिस सफिशिएंट इन दिस वीडियो। इन द नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अगेन। थैंक यू सो मच।